Hey everyone and welcome back to Mind Spine Tutorial. So our today's topic is fish diseases caused by flukes और ट्रेमाटोड्स. इससे पहले हमने फंगल डिजीजेस जो फिशेस में हो सकती है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, इन सभी को देखा था. और अभी हम लोग जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा डिजीजेस कॉज्ड बाय फ्लूक्स ऑल्सो नोन एज ट्रेमाटोड्स. सो बेसिकली होता क्या है, दो तरह के फ्लूक्स होते हैं जो कि चीफली पैरासिटिक नेचर के होते हैं और फिश के ऊपर वो पैरासाइट बन के रहते हैं. पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप आपको पता होगा कि पैरासाइट्स जो होते हैं कभी भी अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसके ऊपर अटैच्ड रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. दूसरी बात, उनका साइज होस्ट से छोटा होता है. तो उसी तरह से दो फ्लूक्स होते हैं जो कि फिशेस के ऊपर पैरासाइट बन के रहते हैं. एक तो उसमें से मोनोजेनेटिक रहता है और दूसरा उसमें डायजेनेटिक और मोनोजेनेटिक दोनों ही हो सकते हैं. तो फ्लूक्स या तो लाइफ साइकिल एक होस्ट पे कंप्लीट करेंगे या फिर दो होस्ट की भी उन्हें जरूरत पड़ सकती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. तो ये दो चीजों की बात को आपको याद रखना है. और जब मोनोजेनेटिक होस्ट पसंद करते हैं अगर ये फ्लूक्स, तो एक ही फिश पर पूरी लाइफ साइकिल अपनी वहीं पर कंप्लीट करेंगे. लेकिन अगर डायजेनेटिक है तो एक फिश से दूसरे फिश की तरफ भी चेंज करने की कोशिश करते हैं और दूसरे फिश के ऊपर बाद में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं. फिर उसके बाद अगर हम इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो 6000 करीब करीब इसके कहना चाहिए अलग अलग तरह की स्पीशीज हो सकती है जो कि होस्ट स्पेसिफिक स्पीशीज रहती है. और ज्यादातर केसेस में ये जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस होता है फिश का, वहां पर अटैच होकर उस फिश के ऊपर अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं. तो उसकी स्किन के ऊपर, उसके गिल के ऊपर, दोनों ही जगहों पर ये फिशेस की जो बॉडी होती है उसके ऊपर जाकर ये जो फ्लूक्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं. और बाद में इसकी वजह से बाद में फिशेस में हाई लेवल ऑफ मोर्टिलिटी भी देखने को मिलती है क्योंकि उसमें और भी डिजीजेस उसकी वजह से बाद में एक्स्ट्रा आ जाती है. तो ये कुछ बातें थी. अब डायजेनेटिक फ्लूक्स की अगर हम बात करें तो ये अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट पर कंप्लीट करते हैं. तो अगर क्या होगा, अगर एक होस्ट उनमें से जो है, अगर हम एक फिश को बोलते हैं वो सेकेंडरी होस्ट है और एक नॉर्मल होस्ट है, तो वो अपनी लाइफ साइकिल को इन दो के बगैर कंप्लीट नहीं कर पाएगा. एक उसका प्राइमरी होस्ट रहेगा और दूसरा उसका सेकेंडरी होस्ट. तो जरूरी है कि वो दोनों फिशेस पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे, वरना उसकी लाइफ साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगी. और ये जो कंट्रोल रहता है वो इजियर भी हो जाता है कहीं ना कहीं. सो प्राइमरीली एक्सटर्नल रहते हैं, फिर बाद में वो अपने होस्ट को इंटरनली भी एंटर करने की कोशिश करते हैं. तो ये दो एक चीज के पॉइंट्स हम यहाँ पर नोट करेंगे. तो ये 3 पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लूक दोनों तरह से रह सकते हैं. अब एक इसके अंदर कैटेगरी बनती है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल फ्लूक्स. तो एक्सटर्नल फ्लूक्स में क्या होता है, ऐसे फ्लूक्स आते हैं जो कि फैमिली गायरोडेक्टिलाइडी और जो डेक्टिलोगाइरिडी, दो फैमिलीज होती है फ्लूक्स के अंदर, उसके अंदर जो भी आएंगे हम उसको एक्सटर्नल फ्लूक्स में लेते हैं. सो ये एक्सटर्नल फ्लूक्स क्या करते हैं, जो फिश का एक्सटर्नल सरफेस होता है ना, बाहर की जितना भी बॉडी का सरफेस होगा, गिल, स्किन, जो भी चीजें रहेंगी उसके ऊपर अटैच करने की कोशिश करेंगे. और इसमें से भी जो गायरोडेक्टिलाइडी वाले फ्लूक्स होते हैं वो स्किन, गिल्स और फिन्स तीनों पे अटैच कर सकते हैं. वहीं जो डेक्टिलोगाइरिडी वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ गिल्स के ऊपर ही अटैच हो सकते हैं, इसीलिए उनको गिल फ्लूक्स भी कहते हैं. तो हम उसको यहाँ पर नोट करते हैं पहले. तो एक्सटर्नल फ्लूक्स में दो फैमिली का हमने नाम लिया, गायरोडेक्टिलाइडी, फिर उसके बाद डेक्टिलोगाइरिडी. ये दो फैमिलीज के अंदर जो गायरोडेक्टिलाइडी वाली फैमिली है फ्लूक्स की, वो स्किन, गिल्स और फिन्स तीनों पर अटैच हो सकती है. वहीं पर डेक्टिलोगाइरिडी वाली जो फैमिली है वो सिर्फ फिन्स के ऊपर अटैच होगी, इसलिए उसको गिल फ्लूक्स भी कहा जाता है. अब जब फिश इन तरह के फ्लूक से इन्फेक्टेड होगी, अगर मान लीजिए उनका इन्फेक्शन हुआ इन फिशेस को, तो वो क्या करेगी, अपनी बॉडी को सैंड जो होती है, मिट्टी, उसके ऊपर रब करने की कोशिश करती है, या दूसरे वाटर ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टोन हो गए या फिर कोई प्लांट है तो उस पर अपनी बॉडी को रब करने की कोशिश करेगी. और धीरे धीरे उस फिश का जो नॉर्मल कलर होगा वो फेड होने लगेगा, हल्का पड़ने लगेगा. उसके जो स्केल्स होंगे वो ड्रूप करने लगेंगे और उसकी जो स्किन है वो पील करने लगेगी. ये सारी चीजों के सिम्टम्स अगर जो भी फिशेज, अगर उनमें इन दोनों फैमिली के फ्लूक्स ने अफेक्ट करा है या इन्फेक्शन कॉज किया है, तो वो सारी चीजें उस फिश के अंदर देखने को मिलेगी. ट्रीटमेंट में डिप ट्रीटमेंट अगेन यहाँ पर देना होगा 5 मिनट्स का, जो कि 5% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में किया जाता है. वहीं 1 से लेकर 5000 फॉर्मेलिन सॉल्यूशन भी जनरली रिकमेंड किया जाता है. तो वो अलग अलग बेसिस पर देखा जाता है कि कौन सी स्टेज पर फिशेज का इन्फेक्शन पहुंच चुका है. फिर अल्टरनेटिवली ये भी देखा जाता है कि 2 से 3 दिनों के लिए ऐसे पानी के टैंक में फिशेज को रखा जाता है जिसमें 10 ppm ऑफ एक्रीफ्लेविन हो, या फिर 2 से लेकर 4 ppm मिथाइलाइन जो ब्लू डाई होता है उसके अंदर रख सकते हैं फिशेज को. तो ये कुछ डिप ट्रीटमेंट्स है जो फिश को दिए जाते हैं और इस ट्रीटमेंट को हर 2 से 3 दिन के अंदर रिपीट किया जाता है, जिससे कि पूरी तरह से ये जो पैरासाइट्स उस फिश के ऊपर लग गए हैं उनका रिमूवल हो जाए. तो फिशेस के ऊपर जो सिम्टम्स हम उनको यहाँ पर शॉर्ट वे में समझ लेते हैं. कौन कौन से सिम्टम्स हमने कहा, एक तो वो अपनी बॉडी को रब कर रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिम्टम्स के अंदर, सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स है रबिंग, वो अपनी बॉडी को रब करेगी.
सैंड के ऊपर कर सकती है, वाटर ऑब्जेक्ट्स जिस पर भी कर रही है वो उसका कलर जो है वो फेड करने लगेगा, तो हम फेड लिख देंगे यहाँ पर बस। उसके बाद उसके स्केल्स ड्रूप करने लगेंगे। उसके बाद उसकी स्किन जो है वो पील करने लगेगी। तो ये कुछ उसके सिम्टम्स है डिजीज के। ट्रीटमेंट में हमने डिप ट्रीटमेंट देखी, तो डिप ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाती है फिशेस की, जिसके अंदर क्या क्या समझा हमने कि या तो 5 मिनट्स के लिए 5% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दें, तो मैं उसको NaCl सॉल्यूशन लिख देती हूँ यहाँ पर उसके शॉर्ट फॉर्म के मीनिंग के हिसाब से। सो NaCl का सॉल्यूशन 5 मिनट्स के लिए, और वो भी कैसा वाला, 5% वाला। उसके बाद 1 से लेकर 5000 फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन, ये भी उसका डिप ट्रीटमेंट रहेगा। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद फिर से वाटर टैंक के अंदर चेंजेस करने के बाद अगर आप चाहो तो 10 ppm जो रहता है, 10 ppm एक्रीफ्लेविन का, उसके अंदर भी फिश को डिप किया जा सकता है। 2 से 4 ppm मिथिलाइन ब्लू या फिर मिथाइल ब्लू जो भी लिख लें, उसके अंदर डिप कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में बार बार उसका रिमूवल करने के लिए, पैरासाइट्स का रिमूवल करने के लिए इसी तरह के ट्रीटमेंट्स फिश को दिए जाते हैं। तो ये उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है एक्सटर्नल फ्लूक्स के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं गिल फ्लूक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में, गिल फ्लूक्स यानी कौन सी वाली फैमिली में आ जाएंगे, डेक्टिलोगायरिडी वाले। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गिल फ्लूक्स। सो गिल फ्लूक्स के अंदर क्या होता है, जो डेक्टिलोगायरस वेस्टेटर होता है, ये जो स्पीशीज का हमने यहाँ पर नाम लिखा है, ये कॉमन गिल फ्लूक होता है। नॉर्मली यही सबसे ज्यादा गिल्स जो होते हैं फिशेस के उसके ऊपर अफेक्ट करने की कोशिश करता है, या कार्प भी कह सकते हो आप फिशेस को। उसके बाद जब इस जो डेक्टिलोगायरस वेस्टेटर है इसकी जब लेंथ 1 मिलीमीटर तक की हो जाती है, तब ये ज्यादातर सीवियर डैमेज पहुंचाने लगता है फ्राई और फिंगरलिंग्स को। तो इसका मेन साइज जब 1 मिलीमीटर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर नोट करते हैं 1 mm का जब इसका साइज हो जाता है, उस टाइम पर ये सबसे ज्यादा फ्राई को और फिंगरलिंग्स को, इन दो ऑर्गेनिजम्स को जो कि फिशेस के अंदर होते हैं, उसके स्टेजेस जो होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा अफेक्ट करने की कोशिश करता है। और जो लार्ज साइज्ड फिशेस होती है, बड़े साइज वाली फिशेस होती है, ये तो हमने फ्राई और फिंगरलिंग की बात की, तो जब लार्ज साइज्ड फिशेस होती है तो उनको रेयरली ये डिजीज देखने को मिलती है, जो कि डेक्टिलोगायरस की स्पीशीज उसको कॉज करेगी, या फिर हम उसको डेक्टिलोगायरोसिस भी कह सकते हैं। तो ये जो डिजीज होती है बड़ी फिशेस को बहुत कमी से देखने को मिलती है, सिर्फ फ्राई और फिंगरलिंग्स के ऊपर देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये उस पर होती है, और इस डिजीज को हम डेक्टिलोगायरोसिस भी कह सकते हैं। ये डिजीज का नाम हो जाएगा। सो ये स्पीशीज का नाम है और ये डिजीज का नाम है। 1 मिलीमीटर का साइज होता है जब इस डेक्टिलोगायरस वेस्टेटर का, तो ये फ्राई और फिंगरलिंग्स को अफेक्ट करता है, बड़ी फिशेस को नॉर्मली अफेक्ट नहीं करता है, रेयरली उनको ये डिजीज हो पाती है। दूसरी बात, जब जो भी ऑर्गेनिजम्स अगर मान लीजिए उनको डेक्टिलोगायरोसिस हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उनको उनके अंदर एक रैपिड रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, उनके गिल्स थोड़े से इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, फिशेस अगेन अपने आप को बॉटम पे जाके स्क्रैच करने की कोशिश करेगी। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। और जब और सिम्टम्स ज्यादा दिखने लगेगी, यानी कि उसकी जब कहना चाहिए डिजीज और ज्यादा फैलने लगेगी उसकी बॉडी में, तो उसके जो गिल्स होंगे फिशेस के वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इस वजह से लास्ट में फिश की डेथ भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट सेम एज इट इज होगा, जो कि अभी मैंने आपको एक्सटर्नल फ्लूक्स में बताया, जो डिप ट्रीटमेंट जो कि हमने यहाँ पर देखे थे 4-5 ट्रीटमेंट जो थे, वही सारे ट्रीटमेंट इसी के अंदर यूज करने होंगे आपको। अब एक बात और आती है कि हम यहाँ पे पहले तो मेन पॉइंट लिखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है, रैपिड रेस्पिरेशन, इन्फ्लेम्ड गिल्स, स्क्रैचिंग अगेंस्ट दी बॉटम, ये सारे सिम्टम्स आप नोट करेंगे। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, आप ऊपर वाला जो एक्सटर्नल फ्लूक्स का ट्रीटमेंट है वही सेम गिल फ्लूक्स के ट्रीटमेंट में भी नोट कर लेंगे। उसके बाद ट्रेमाटोड्स और भी कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं रहती, तो कुछ 2-1 डिजीज के नाम और हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर नोट कर रहे हैं, जैसे कि ब्लैक स्पॉट डिजीज। ये जो डिजीज होती है इसको डिप्लोस्टोमम की जो स्पीशीज होती है वो कॉज करती है, तो डिप्लोस्टोमम, इसकी स्पेलिंग आपको समझ में आ जाएगी यहाँ से। फिर वहीं एक होती है डिजीज जिसका नाम होता है वॉर्म कैटारेक्ट, CATARACT, कैटारेक्ट। तो वॉर्म कैटारेक्ट जो होती है ये हेमिस्टोमम स्पैथिकम नाम की जो कहना चाहिए स्पीशीज होती है वो कॉज करती है। तो इस तरीके से सारी डिजीजेस हम लोग जो ट्रेमाटोड्स या फिर फ्लूक्स होते हैं उनके अंदर पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब जैसे ट्रेमाटोड्स होते हैं उसी तरह से सिस्टोड्स भी होते हैं ऑर्गेनिज्म। अगर आप फिश के अंदर सिस्टोड्स नाम के ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेंगे तो वो कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, तो एक कहना चाहिए स्पीशीज होती है सिस्टोड्स की, जिसका नाम होता है बॉटरियोसिफेलस गाउकोनजिनसिस। तो मैं उसको नोट करूंगी यहाँ पर। ये एक तरह का कॉमन टेपवर्म होता है या फिर कॉमन टेपवर्म पैरासाइट होता है, जो कि ग्रास कार्प वाली जो फिशेज होती है उनके ऊपर अटैच करता है, और सिल्वर कार्प फिशेज होती है उनके ऊपर अटैच करता है। तो पहले तो नाम लिख लेते हैं यहाँ पर।
तो सिस्टोड्स के अंदर पहला वाला जो कहना चाहिए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होता है फिशेस के अंदर, ये जो पहला सिस्टोड होता है उसका नाम होता है बोट्रियो सिफेलस गाउकॉन जिंसिस। तो ये पहला नाम है और ये एक तरह का कॉमन टेपवॉर्म पैरासाइट होता है जो क्या करता है, ग्रास कार्प जो होती है और सिल्वर कार्प जो होती है उनको अफेक्ट करता है, और जनरली जो इंटेस्टाइन होती है फिशेस की उनके अंदर ये पाया जाता है। तो फिशेस की इंटेस्टाइन का वर्ड आपको याद रखना है। इसी वजह से क्या होता है, अगर पैरासाइट बॉडी के अंदर है तो उसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। जैसे अभी फ्लूक्स में क्या था, वो अगर एक्सटर्नल फ्लूक्स होते हैं तो नॉर्मली डिप ट्रीटमेंट से ही वो हट जाते हैं फिश की बॉडी से, लेकिन अब की बार जो पैरासाइट है वो कहाँ जा रहा है, फिश की इंटेस्टाइन में जा रहा है, इंटेस्टाइन में। तो अब इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी फिश की इंटेस्टाइन में से उसको रिमूव करने के लिए। सो इट पोज अ डिफिकल्टी इन इट्स रिमूवल। सो ये जो ट्रीटमेंट रहेगा फिश का वो करीब करीब इम्पॉसिबल जैसा ही रहता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दवाइयां देनी होती है जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी बात अगर हम देखें लिग्यूला, ये दूसरा है, तो लिग्यूला इंटेस्टिनैलिस ये दूसरा नाम है सिस्टोड्स का। ये भी डिजीज कॉज करता है, ये भी एक टेपवॉर्म होता है जो कि बहुत सारी फिशेस को अफेक्ट करता है, लेकिन उसमें भी स्पेशली साइप्रिनिड्स जो रहते हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। तो आप क्या याद रखेंगे कि लिग्यूला जो इंटेस्टिनैलिस नाम का सिस्टोड है वो फिशेस प्लस साइप्रिनिड्स सभी को वो करता है, अफेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा साइप्रिनिड्स को करता है। जब ये साइप्रिनिड्स या किसी भी फिश को अफेक्ट करेगा लिग्यूला इंटेस्टिनैलिस, तो जो फिशेस की इंटेस्टाइन होती है वो स्वॉलन हो जाती है। दूसरी बात, उसको करीब करीब चोक कर देते हैं, इतने ज्यादा फैल जाते हैं उसकी इंटेस्टाइन में कि उसकी पूरी इंटेस्टाइन को चोक कर देते हैं। तो पूरे वहां पर सिस्टोड के सिस्ट बन जाते हैं, इस वजह से उसकी इंटेस्टाइन चोक हो जाती है। और वॉर्म्स भी होंगे तो वो भी वहां पर रहेंगे, पूरे सिस्ट भी रहेंगे, तो उसकी इंटेस्टाइन में जो भी फ्लो होना चाहिए वो इजीली नहीं हो पाता। अब जो ये डिजीज है इसको प्रिवेंट करने के लिए जितना भी फिशेस को जिस पानी में रखा गया है उस पानी को चेक करना होता है कि वहां पर ये सिस्टोड है तो नहीं। अगर वो सिस्टोड वहां पर है तो वो फिशेस को इन्फेक्ट कर देंगे, इसलिए ऐसे पानी में नहीं रखना है फिशेस को जहां पर वो सिस्टोड प्रेजेंट है। ट्रीटमेंट अगेन यहाँ पर भी डिप ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, जो कि 3 से लेकर 100,000 ऑफ पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन जो रहता है उसमें फिशेस को रखते हैं 1 घंटे के लिए, और फिर चेक किया जाता है कि वो फिशेस क्योर हो जाए या नहीं हो जाए। तो क्योंकि बहुत मुश्किल है उनको रिमूव करना, पर फिर भी यही उसका ट्रीटमेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, जैसे कि सिम्टम्स। तो स्वॉलन इंटेस्टाइन का आपको याद रखना है यहाँ पर, स्वॉलन इंटेस्टाइन। नॉर्मली मान लीजिए इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से है तो बाद में इंटेस्टाइन उसकी कुछ इस तरह से हो जाएगी, स्वॉलन फॉर्म में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्ट बन जाएंगे बहुत सारे सिस्टोड्स के, प्लस उसके वॉर्म्स यहाँ पर रहेंगे। तो अब इस वजह से इंटेस्टाइन जो नॉर्मल साइज की थी, शेप की थी, वो चेंज हो जाएगा उसका और वो स्वॉलन दिखाई देने लगेगी। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि सिस्टोड के सिस्ट और वॉर्म्स दोनों वहां पर चोक कर देते हैं इंटेस्टाइन को। तो चोक वर्ड का याद रखेंगे नाम। डिप ट्रीटमेंट को भी याद रखना, 3 से लेकर 100,000 बन गया 100,000 पिक्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें रखना होता है। पिक्रिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर 1 घंटे के लिए फिशेस को क्योर करने के लिए रखना होता है। तो ये सारी चीजों को याद रखना है। ये थी डिजीजेस कॉज्ड बाय सिस्टोड्स। एक चीज और यहाँ पर जो थोड़ी सी मिस हो गई थी कि जो हम डिजीज कॉज बाय फ्लूक्स और ट्रेमाटोड्स पढ़ रहे थे, तो जब हमने लास्ट में ब्लैक स्पॉट डिजीज इसमें देखी थी तो हमने कहा था कि डिप्लोस्टोमम की सारी स्पीशीज उसको कॉज करती है। उसमें से एक एग्जांपल और यहाँ पर मेंशन करना रह गया था जिसका नाम था पोस्तो डिप्लोस्टोमम क्यूटियोला। तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये ब्लैक स्पॉट डिजीज जो होती है फिशेस में सबसे ज्यादा कॉज करता है। इसमें क्या होता है, जो पूरी बॉडी होती है फिश की उस पर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, उसकी आईज के ऊपर भी ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, उसके माउथ के ऊपर भी आ जाते हैं। धीरे धीरे जो पैरासाइट्स होते हैं बाहर से उसकी बॉडी में अंदर की तरफ जाने लगते हैं, स्किन के थ्रू एंटर करेंगे, और जो पैरासाइट्स की सरसेरिया स्टेज होती है, सरकेरिया भी कह सकते हो आप, सरसेरिया या सरकेरिया स्टेज जो होती है पैरासाइट की, उस स्टेज के अंदर ये फिशेस के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो ये वाला एक पॉइंट वहां पर जो छोटा सा मिस हो गया था वो हम यहाँ पर नोट करेंगे, और बाकी डिजीजेस तो सब चीजें वही थी। तो अभी तो हमने यहाँ पर ये फ्लूक्स और ट्रेमाटोड्स कंप्लीट करा था, सिस्टोड्स भी हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब ट्रेमाटोड्स हो गए, सिस्टोड्स हो गए, लास्ट में हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म आ जाती है जिनका नाम है नेमाटोड्स। नेमाटोड्स जो रहेंगे कॉमन नेमाटोड सभी फिशेस को इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं जनरली, लेकिन उनमें से भी जो जेनरा फिलोमेट्रा के अंदर और कैमेलेनस के अंदर आते हैं, ये 2 तरह के जेनरा वाले ऑर्गेनिज्म या फिर नेमाटोड्स होते हैं, फिशेस को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, जो भी इन्फेक्टेड फिशेस होंगी वो डल दिखाई देने लगती है, बीमार नजर आने लगेंगी, उनकी जो इंटेस्टाइन है वो अगेन स्वॉल कर जाएंगी, स्वेलन फॉर्म में
दिखेगी। और वो भी अगेन फिर से, जैसे कि अभी हमने सिस्टोड्स में पढ़ा था कि जो इंटेस्टाइन थी वो चोक हो गई थी पैरासाइट से, वैसे ही नेमाटोड्स भी क्या करेंगे, इंटेस्टाइन को चोक कर देंगे। इसके अंदर भी ट्रीटमेंट जो है डिप ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें 3 से लेकर 100,000 पार्ट्स पिक्रिक एसिड का, वही सेम वाला जो हमने अभी सिस्टोड्स में ट्रीटमेंट देखा था, वही ट्रीटमेंट इसमें भी आ जाता है। तो नेमाटोड्स के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि पहला तो हमने जेनेरा देखा, जो जेनरा इसको सबसे ज्यादा कॉज करता है, जेनरा फिलोमेट्रा, ये स्पेलिंग याद रखना है। दूसरी कैमेलेनस, ये 2 जीनस के जो नेमाटोड्स होते हैं सबसे ज्यादा फिशेस में डिजीज को कॉज करते हैं। तो ये 2 जीनस का नाम याद रखना है। इन्फेक्टेड फिश कैसी दिखाई देगी, डल दिखाई देगी, सिक नजर आने लगेगी, अलग ही उसके ऊपर दिखाई देगा कि वो बीमार है। उसकी इंटेस्टाइन जो होगी वो स्वेल कर जाएगी, इंटेस्टाइन में ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, और पैरासाइट्स उसकी इंटेस्टाइन को चोक भी कर देंगे। ट्रीटमेंट सेम वही यूज करना है आपको जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। 3 से लेकर 100,000 ऑफ पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन में 1 घंटे के लिए फिशेस को रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एनालिट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि एनालिट्स में भी थोड़ा, जैसे सिस्टोड्स, नेमाटोड्स, ट्रेमाटोड्स सब थोड़े छोटे छोटे थे, तो एनालिट्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। एनालिट्स में जो लीच होती है, लीच का नाम तो आपने सुना होगा पहले भी। लीच जो होती है जनरली फिशेस को अफेक्ट करने की, इन्फेक्ट करने की कोशिश करती है। वो फिशेस के ऊपर जब लग जाती है तो उसका सारा ब्लड सक करने लगती है। ज्यादातर उसके जो बेलीज रहते हैं, फिश के बेली जो रहेगा वहां पर जाकर अटैच होती है, ताकि वो फिश के ब्लड को डायरेक्टली वहां से लेती जाए और फिर वहां से अपने आप को डिटेच भी करती जाती है, दूसरे फिशेस पे भी चली जाती है। जरूरी नहीं कि एक ही फिश के ऊपर वो पूरी लाइफ अपनी अटैच करके रहेगी, तो वो सेपरेट भी होती जाती है। लेकिन जब भी लीच फिश को छोड़कर जाती है तो जो उसका वुंड रहता है, वो उसको जख्म जो हो जाता है वो ओपन ही छोड़कर जाती है, जिसकी वजह से बाद में इस लीच की वजह से जहां वहां ओपनिंग बन गई थी फिश की बॉडी पर, उसको दूसरे सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं। तो एक बार ब्लड वहां पर ओपन हो गया अगर फिश का, तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। लीच तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में फंगल इन्फेक्शन को समझा था कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो ग्रोथ रहती है यहाँ पर, जो जिन भी फिशेस को मान लीजिए लीच अगर अटैच हो गई है, तो जो फिशेस की ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, क्योंकि फिश का जो ब्लड है वो लीच सक कर रही है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता। इस वजह से जो फिश रहती है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और उसके अंदर से लॉस ऑफ ब्लड कंटिन्यूअसली होता रहता है। और ऐसी फिशेस जिनके ऊपर लीच लग जाती है, तो ज्यादातर उन फिशेस को पॉन्ड में से रिमूव ही कर दिया जाता है और उन्हें एक सुटेबल बाथ दिया जाता है जहां पर लीच फ्री पॉन्ड्स हो, यानी कि जिस ऐसे पॉन्ड में डाला जाता है जहां पर लीच ना हो। तो ये वाली चीजों के ट्रीटमेंट रहते हैं जनरली। और जो इन्फेक्टेड पॉन्ड्स रहते हैं जहां पर लीच का इन्फेक्शन हुआ होगा, तो वहां उनको ड्रेन करा जाता है पॉन्ड को, पूरा पानी वहां से बाहर निकाल के पूरा सुखाया जाता है पॉन्ड को, फिर उसको लाइम किया जाता है, जिससे कि सारे एग्स जो होते हैं लीच के वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और अगर कोई लीच भी वहां पर है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स थे। और जो बात दिया जाता है फिश को, वो 5 से लेकर 15 सेकंड का डिप रहता है लाइसॉल के सॉल्यूशन में। तो सब लिख लेते हैं हम यहाँ पर इसको भी। तो ट्रीटमेंट एनालिट्स में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रहता है। हम लोग पहले एनालिट्स की यहाँ पर थोड़ी सी हेडिंग ले लेंगे, तो यहाँ से वो शो भी हो जाएगी। एनालिट्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले क्या बात की, लीच जो रहती है सबसे ज्यादा एनालिट्स की तरह, एनालिट्स का जो ग्रुप रहता है उसमें फिशेस को अफेक्ट करती है। बेलीज जो होती है, फिश का जो पेट वाला हिस्सा होता है, वहां पर अटैच कर जाती है अपने आप को। दूसरी बात, जब वो अपने आप को डिटैच करेगी तो एक वुंड खुला छोड़ जाएगी, जिसमें से अगेन ब्लड बहता रहेगा, उसको फंगल इन्फेक्शन भी बाद में हो जाता है। जिन फिशेस को ये लीच लग जाती है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उनको कुछ अलग ही पॉन्ड में ले जाया जाता है जहां पर लीच ना हो, और जिस पॉन्ड में लीच आ चुकी थी उस पूरे पॉन्ड को पूरा ड्रेन आउट करना होता है, ड्राई करना होता है, और उसकी लाइमिंग करनी होती है। फिर उसके बाद अगेन वहां पर फिशेस को रखा जा सकता है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से रिकमेंड किए जाते हैं, जिसमें बाथ या फिर डिप ट्रीटमेंट आप कुछ भी कह सकते हो। सो 5 से लेकर 15 सेकंड का डिप किया जाता है फिशेस का लाइसॉल के सॉल्यूशन में। अब इसमें 1 मिलीलीटर लाइसॉल 5 लीटर पानी में डालना, ये इसका रेशियो रहता है। इस तरीके से ये लाइसॉल का सॉल्यूशन बनाना होता है। ये अगर ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता तो और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि फिशेस को 20 मिनट का बाथ दिया जाता है 10% सॉल्ट सॉल्यूशन में, लेकिन ये यंग फिशेस के लिए 10 मिनट का बाथ दिया जाता है 20% सॉल्ट सॉल्यूशन में ओल्ड फिशेस को, या फिर 5 मिनट्स के लिए क्विक लाइम में 2 ग्राम टू 1 लीटर का जो रेशियो होता है उसमें फिशेस को रखना होता है।